वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज टॉपिक लेके आए हैं एनसीपी। किस पर? वेस्कुलर डिमेंशिया पर हम एनसीपी लेके आए हैं आपके लिए। तो वेस्कुलर डिमेंशिया पहले होता क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, आपके ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उस ब्लड सप्लाई से ही आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आपके जितने भी नर्व वगैरह है वो सब इसके अंदर वर्क करते हैं, रिसेप्टर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपके ब्रेन में चलती रहती है। अगर क्या हो, ये क्या होता है, मान लीजिए ब्लड सप्लाई कम हो गई है या उसमें कोई रुकावट आ गई है जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस ब्रेन के टिश्यू वगैरह होते हैं वो डेड हो जाते हैं। जब टिश्यू डेड हो जाते हैं तो ये वो एरिया वहाँ से नेक्रोसिस की कंडीशन, मतलब उस एरिया में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी कंडीशन को वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। तो इसके सिम्टम जो होते हैं, तो सिम्टम के अंदर मेनली देखा गया है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कोई भी मेल होता है, कोई भी पेशेंट होता है, वो क्या है, लोगों के साथ लैंग्वेज बातें करना वो सही से नहीं कर पाता है, सोच समझ नहीं पाता है, थिंकिंग की उसकी एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, प्लानिंग नहीं कर पाता है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उसकी, बिहेवियर उसका चेंज हो जाता है, मतलब अजीब सा हो जाएगा और इरिटेबल रहेगा, वो एंजियस रहेगा और किसी भी काम को करने में वो सही से सक्षम नहीं हो पाएगा। एक तरह से वो क्या होगा, उसकी जो आईक्यू लेवल है वो कम होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या, एक पेशेंट लेते हैं। पेशेंट हमने लिया मिस्टर एक्स। इस पेशेंट के हमने नाम हटा दिया गया है, आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम वगैरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा या सोशल डेमोग्राफिक डाटा, जिसके अंदर हम पेशेंट का नाम, फादर नेम, एज, सेक्स, जेंडर, आईपी नंबर, वार्ड नंबर, एडमिशन डेट जो हो गई है, उसकी एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजियस, मैरिटल स्टेटस, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसका जो डायग्नोसिस है वो लिखना, आपको डॉक्टर का नाम लिखना है। जितना आप आइडेंटिफिकेशन डाटा में लिखते हो वो आप लिखना है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन किसने दी, इस पेशेंट के बच्चे ने इन्फॉर्मेशन दी थी, सन ने और डॉटर ने। अब आता है प्रेजेंट इलनेस। तो अभी जो प्रेजेंट इलनेस है जिसके अंदर चीफ कंप्लेंट आप लेते हैं वो क्या है, तो उसके अंदर हमने उससे पेशेंट से पूछा तो उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है या फिर नींद नहीं आती है, ये बता रहा है पेशेंट। तो हम इसके इन्फॉर्मेशन क्या बताएगी हमें, जब वो इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहा है कि मुझे याद नहीं रहता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने सिम्टम बताएगा, तो हमें याद रहेगा कि फॉरगेटनेस है इसके अंदर, मतलब भूल जाता है वो। इंटरेस्ट इन एनवायरनमेंट रिड्यूस हो जाएगा उसका, और बोलने में, परफॉर्मेंस में, जैसा आपको सिम्टम मैंने बताए वो सिम्टम से हमें पता चल जाएगा कि इसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, जिससे हम डायग्नोसिस करते हैं। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं है एक दिन में बीमार हो जाते हैं, तो इनकी हिस्ट्री कलेक्शन ली जाती है। प्रेजेंस इलनेस, जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी हिस्ट्री ली जाएगी कि अभी कितने दिन से ये चल रहा है। तो पेशेंट बताता है कि मुझे 2 साल पहले ये दिक्कत हुई थी, या फिर 1 साल पहले ये दिक्कत हुई थी, उसके बाद ठीक हुआ, वापस हो गई, या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, वो उसकी प्रेजेंट इलनेस होती है। इसके बाद सेकंड वन हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इलनेस के अंदर हम 2 तरह से लिखते हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अगर कोई सर्जरी वगैरह उसकी हुई है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में। अब इसके बाद आता है पास्ट हिस्ट्री। अब पास्ट हिस्ट्री में हम 2 तरह से हिस्ट्री लेते हैं, एक पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। तो जो पेशेंट पीछे, मतलब कितने टाइम पहले उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, पास्ट में हम दे देंगे उसको। और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री मतलब किसी भी सर्जरी अगर पास्ट में हुई है तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। तो जो प्रेजेंट अपने हिस्ट्री लिखी थी उसके अंदर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका, जो भी प्रेजेंट में उसके सिम्टम वगैरह चल रहे हैं, जिस चीज़ से वो एडमिट हुआ है, वो सारे आपको लिखने होंगे। और प्रेजेंट में अगर उसको कोई सर्जरी की जरूरत है तो आप वो लिख सकते हैं कि कहाँ पे आपने उसको एडमिट किया। अब इसके बाद पास्ट हिस्ट्री के अंदर आप पास्ट का उसका लिखेंगे कि पहले उसको कब ये दिक्कत आई थी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो हमारा जो पेशेंट था वो ऑन मई 9, मतलब जो उसका टाइम था, वो बाइक से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके उसके कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो एक्सीडेंट की वजह से इसको प्रॉब्लम आई है। अब हम आगे चलते हैं
कि उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया गया था। अब इसके बाद आता है लाइव चार्ट। लाइव चार्ट वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है। इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री आपको बताना होता है कि फैमिली में कौन कौन है जो आप बनाते आए हैं। मेल को आप डब्बों से शो करते हैं और राउंड से आप फीमेल को शो करते हैं। वो जो डार्क है उसके अंदर हमने पेशेंट को लिया है। तो पर्सनल हिस्ट्री क्या है उसकी। पर्सनल हिस्ट्री में आप लिखना होता है उसकी हैबिट क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या उसका फैमिली है, किस तरीके से वो रहता है, ये पर्सनल हिस्ट्री में आती है। प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी अब क्या है, अब अगर मान लीजिए ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आ रहा है साथ में, तब हम क्या करते हैं, प्री मोर्बिड पर्सनैलिटी लिखते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। मीन टू से ये पर्सनल हिस्ट्री ही होती है एक तरह से, कि उसकी सोशल रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, हैबिट क्या है उसकी, बिलीव्स कैसे हैं उसके, मूड कैसा रहता है लोगों के साथ, ठीक है, उसका करेक्टर कैसा है, वो किस तरीके से रह रहा है, ये सब उसके अंदर हम बताते हैं पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। इसको पर्सनल हिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो हेड टू फुट एग्जामिनेशन होता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन। बस सर से लेकर आपके पैर तक का सारा एग्जामिनेशन किया जाता है। ये एग्जामिनेशन आपको छू कर हो सकता है, इंस्पेक्शन देख के हो सकता है, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, इनके द्वारा ये किया जाता है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसके सारी जांचें करता है, जिस हिसाब से आप उसके वाइटल साइन लेंगे, फिर अपने उसके जनरल अपीयरेंस देखते हैं कि उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, बॉडी बिल्ड कैसा है उसका, वो पेशेंट का हमने देखा, लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब आपको अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूरी नहीं है आप इतना सब कुछ लिखेंगे, आप इसके अंदर 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हैं अगर आपको सेटअप छोटा है तो। फिर इसके बाद है स्किन। अब स्किन के अंदर उसकी स्किन कैसी है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेम्परेचर क्या है स्किन का, मतलब आप हाथ लगा देखते हैं कि गर्म है, ठंडी है, लीजन्स कुछ है मौजूद या इन्फेक्शन है या नहीं है, आपको दिख रहा है क्या, या फिर स्मेल वगैरह आ रही है स्किन में से, एडिमा वगैरह कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने देखते हैं। पोस्चर कैसा है उसका, मतलब वो खड़ा है, चल रहा है, ठीक है, खड़ा होने में, बैठने में उसका पोस्चर क्या है बॉडी का, वो होता है। इसके बाद इसके हेयर देखते हैं हम, हेयर में उसका कलर, टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन्फेक्शन है या नहीं है बालों में। फिर इसके नेल्स देखे जाते हैं कि नेल किस शेप में है। कई बार होता है ना कुछ पेशेंट के नेल जैसे कटे फीटे से नेल होते हैं, भंगूर से नेल होते हैं, है ना, जैसे कहीं से टूट रहे हैं अपने आप, आड़े टेढ़े हो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग तो नेल खाते हैं तो उनके नेल भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं। एंगल क्या है नेल का, कलर क्या है, इसका हेड और फेस क्या है, साइज, शेप, हेड फेस की, साइनस जो है उनके देखा जाता है, आइज के देखा जाता है, आईब्रो, आईलैसेस, आई बाल्स, आईलेट्स, कैरल्स, प्यूपिल्स जो होती है, विजन कैसा है उसका, कंजक्टाइवा कैसी है उसकी, या फिर एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट क्या है वो देखी जाती है कि नॉर्मल है, अब नॉर्मलिटी है, तो ये हम देखते हैं। उसका कलरेशन, आपके प्यूपिल्स का डायलेट होना वगैरह। ईयर के अंदर देखते हैं हम, ईयर की पोजीशन कैसी है, ईयर की जो स्किन है वो कैसी है, कलर कैसा है ईयर का, एक्सटर्नल जो पिन्ना है वो कैसा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर जो उसकी जिस भी ऑर्गन के बारे में आप लिखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस ऑर्गन का काम क्या है। मान लीजिए डिस्चार्ज वगैरह है, हेयरिंग, ये अपने देखते हैं हेयरिंग में सुनना उसका है या नहीं है, तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। इसके साथ ही नोज, साइज, शेप, सिमेट्री, नेजल सेप्टम, नोस्ट्रिल, डिस्चार्ज कैसा है, माउथ और थ्रोट के अंदर कलर, लेजन्स, सिमेट्री कैसी है, लिप्स कैसे है, टीथ उसके जो है वो देखे जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, उसकी ओडर वगैरह है, बदबू वगैरह आ रही है, स्मेल कैसी है, वुल्वा, ओरल म्यूकस और गम उसके कैसे हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ओरोफेरेंजियल रूट जो है उसका वो उसके इस तरीके से है, हार्ड और जो सॉफ्ट प्लेट है माउथ की उसको देखते हैं। इसके बाद आता है नेक। नेक में टॉन्सिल है या नहीं है, थायराइड ग्लैंड को देखते हैं अपने, कोई नोट्स बने हुए हैं वो देखते हैं। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें 2-3 चीज़ें मेन भी लिख सकते हैं। चेस्ट कैविटी में इंस्पेक्शन करते हैं आप उसको, पाल्पेशन करते हैं, परक्यूशन करते हैं और अस्कल्टेशन जैसी प्रोसेस करके पता लगाते हैं कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर एक्सिलरी और क्लेविकल जो नोट्स है वो तो नहीं, मतलब वहाँ पे गांठे, नोट्स का मतलब गांठे से ही हो जाना। अब्डोमेन को देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, परक्यूशन, अस्कल्टेशन से पता लगाते हैं कि इसके अंदर साउंड कैसा आ रहा है, दबाने पे आपको उभार महसूस हो रहा है
अस्कल्टेशन, ये चीज़ें उसके अंदर फ्लूइड है या नहीं है, ये चीज़ें अपने देखते हैं। अब बैक को देखते हैं। बैक आपकी जो होती है कि बैक का कर्व सही है, कोई गांठें वगैरह किसी तरीके से आपको दिखाई दे रही है, वो देख लेते हैं। साथ में आप अस्कल्टेशन भी इसके अंदर कर सकते हैं, वो चेस्ट कैविटी का ही आ जाता है। जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, बावल पैटर्न कैसा है, टॉयलेट वगैरह उसका एनएस वगैरह टॉयलेट जाने का पैटर्न क्या है, ठीक है, या फिर ब्लैडर जो बाथरूम यूरिन का पैटर्न है वो कैसा है, ये अपने देखते हैं। एक्सट्रीमिटी जो हाथ और पैर हैं आपके, उनकी मोशन कैसे है, मूवमेंट क्या है, वो चीज़ देखी जाती है। तो ये चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इन्वेस्टिगेशन। आप जो उसकी जांच कराते हैं उसकी भी एक सारणी बनाते हैं जिसमें डेट, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और इन्फ्रेंस या फिर रेफरेंस आप दे सकते हैं, या फिर लास्ट के अंदर रिमार्क भी इसको कर सकते हैं। जैसे WBC हमने जांच की, WBC की 24,000 पेशेंट वैल्यू आ रही है और नॉर्मल हमारी 4 से 10 या 11,000 तक होती है। तो ये 24,000 है, मतलब इसका ज़्यादा है, तो अपने इंक्रीज लिख देंगे। तो इसी अकॉर्डिंग जो इसकी जांचें हैं वो हम देख लेंगे। अगर आप ये देखना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, अब मेडिसिन की बात आती है। तो इसके अंदर मेडिकेशन देखते हैं हम कि मेडिसिन पेशेंट को कैसी दी जा रही है। तो मान लीजिए जो मेडिसिन है आप उसको जो दे रहे हैं, तो ड्रग का नेम आ जाएगा, डोज आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, कब कितने टाइम तक देनी है उनको, एक्शन क्या है उस ड्रग का, या फिर इंडिकेशन क्या है, कब दी जाती है इंडिकेशन, किस लिए दी जा रही है उसको, साइड इफेक्ट क्या है इसके, और इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशन होता है कि आपको देने के बाद क्या क्या करना है, वो हम देख सकते हैं। ये आपको 2 सारणी 3 सारणी मिल जाएगी जिसके अंदर 2-3 ड्रग का अच्छे से बताया गया है। अब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब देखिए ब्रेन पर चोट लगी है तो कुछ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी होते हैं कि मान लीजिए जनरल अपीयरेंस कैसा है उसका, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, बॉडी बिल्ड कैसी है, ग्रूमिंग या ड्रेसिंग है उसकी, पोस्चर है, गेट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आई कांटेक्ट है या नहीं है, आपके साथ आई कांटेक्ट सही से कर रहा है, किसी के साथ भी, एटीट्यूड किस तरीके से है, ये उसकी कॉन्शियसनेस को बताता है कि आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर साइकोमोटर एक्टिविटी देखते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ मूवमेंट, इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप इसके कर सकते हैं, या आप देख लीजिए इसमें टाइप ऑफ बिहेवियर देखते हैं उसका, ऑटिज्म देखते हैं इसके अंदर। अब स्पीच पैटर्न देखते हैं कि स्पीच पैटर्न, बोलने का टोन क्या है, उसके रेट क्या है, धीरे धीरे बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, रिदम सही से चल रही है या नहीं चल रही है, इनको अपने देखते हैं। अब इसके बाद आता है उसकी थ्रोट जो है, सोचना। तो इसके अंदर अपने कुछ क्वेश्चन वगैरह उसको देते हैं, वॉल्यूम वगैरह, मान लीजिए उसको जोड़ घटाव दे दिया आपने, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए काफ़ी तरीके से जिसका वो कितनी जल्दी आंसर दे सकता है या नॉर्मल आंसर दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने जैसे IQ लेवल निकालते हैं वैसे ही। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस की उसके जो इम्पेयर कनेक्टिव फंक्शन है वो रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज की वजह से है। आप इतना भी लिख सकते हो, उसको पूरा भी लिख सकते हो। या फिर सेल्फ केयर डिफिशिएंट है, मतलब अपनी केयर नहीं कर रहा है, किस वजह से, क्योंकि उसके फिजिकल फंक्शन जो है, जैसे एविडेंस किस वजह से हो रहा है, इम्पेयर्ड फिजिकल फंक्शन, क्योंकि उसके फिजिकल फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेशन उसके दोनों हाथों के बीच में बनना चाहिए, ब्रेन के बीच में, कि ब्रेन ने आदेश दिया तो हाथ चलाया आपने, अब वो नहीं हो रहा है तो अपनी खुद की केयर नहीं कर पा रहा है। इम्बैलेंस, न्यूट्रिशन लेवल कम हो रहा है क्योंकि खाना पीना, चबाना, उसको निगलना, ऐसी चीज़ें भी वो सही से नहीं कर पा रहे। देखिए ब्रेन की सारी एक्टिविटी करता है ब्रेन, और ब्रेन के अंदर जब नर्व डैमेज हो रही है तो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब आप सोचने समझने की शक्ति, आप देखने की क्षमता, आप चलते हैं सीधा, वो सीधा भी नहीं चल पाओगे आप। तो हर छोटी छोटी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगी। वेस्कुलर डिमेंशिया में डिप्रेशन कंडीशन आ सकती है। तो ये आपकी कुछ डायग्नोसिस है जिस पे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, आप गोल को भी स्किप कर सकते हैं, इसलिए आप प्लानिंग सिंपल रख सकते हैं। आप नर्सिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवालुएशन। तो जो इम्पेयर्ड थ्रोट प्रोसेस है, जो सोचने की क्षमता, वो किस वजह से, इसकी जो कंडीशन आई है, प्रोसेस ये डिमेंशिया की वजह से है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये किसकी वजह से है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, या फिर वेस्कुलर डिमेंशिया, या फिर बाइक एक्सीडेंट, या फिर ब्रेन डैमेज, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब इसके लिए जब भी आपको कुछ करना होता है तो हम इसके लिए सबसे पहले प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। 0 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऐसा कुछ कीजिए जिसके अंदर आपको मेडिसिन नहीं देनी पड़े। मतलब प्रोसेस ऐसा चालू कीजिए
क्योंकि आप नर्स हैं तो आपको केयर करनी है। तो सबसे पहला आपका क्या रहता है, ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसके क्या होती है, कम से कम एफर्ट आपको लगाना पड़े, कम काम करना पड़े और इफेक्टिव हो। सबसे पहले तो आप उसको असेस भी करोगे, तो असेस करना, उसको वाइटल साइन मॉनिटर करना, ठीक है, उसको जो इसकी प्रॉब्लम है, जो वो काम ज़्यादा नहीं कर पा रहा है उनको साइड रख दीजिए, ईजी टास्क दीजिए उसको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स करेक्ट कीजिए उसकी, वो जो बोल रहा है उससे बात करना। इस तरीके से आपको पहले प्लानिंग बना लेनी है, 4-5 आप प्लानिंग बना लीजिए कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। इस तरह से आपको नेक्स्ट डायग्नोसिस जो होता है उसे बनाना है। जो सब्जेक्टिव डाटा होता है वो क्या होता है, अगर आपको ये जानना है कि सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हमने पहले एक एनसीपी बना के डाल रखा है, जिसके अंदर हमने एनसीपी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है, जिसके अंदर छोटी मोटी जो बेस होता है वो सारा क्लियर कराया गया है। तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, और इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियो और भी मिल सकती है। इस तरीके से आपको ये देखना है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये करना हो तो। ये 3-4 डायग्नोसिस पे हैं, आपके लिए इनफ होता है। आप 2 या 3 डायग्नोसिस बनाते हैं, ये इनफ होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको लिख सकते हैं। लास्ट में जब आता है साइको एजुकेशन या फिर हेल्थ एजुकेशन, आप इसको एमएस के अंदर मेडिकल सर्जिकल में भी बना सकते हैं, साइकोलॉजी में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में बना सकते हैं, इस सब में काम आती है। क्योंकि वेस्कुलर डिमेंशिया है वो आपके सर्जिकल में भी है और आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकोलॉजी में भी है। तो जो एजुकेशन होती है उसके अंदर आपको, अब एजुकेशन क्या है, आपको एजुकेशन देनी है उसको, पेशेंट को, उसकी फैमिली वालों को, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके और उसको और आगे रिहेबिलिटेशन कर सके। जैसे सेट ए क्विट डेट आइडेंटली, पेशेंट को जो होते हैं उसके लिए प्लान बनाना, पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिले उसको काउंसलिंग देना आपको। ये इस तरीके से आप सोशल सपोर्ट, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, आप उसको रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। बीमारी के बारे में बताइए, उसको रोकने के तरीके बताइए, या फिर आपको विजिट के बारे में बताना है उसकी फैमिली को, किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसको प्रॉपर डोज टाइम टू टाइम देना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है उससे, तो आपको देखना, सीवियर इफेक्ट कुछ आता है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना। ये इस तरीके से आप हेल्थ एजुकेशन दे के, जैसे हाइजीन, न्यूट्रिशन, खाना खाने की ट्रेनिंग देना। उसको रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जो उसको वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में लाना। तो मेडिसिन चल रही है, इसके बाद आपकी जितनी प्रोसेस होगी वो नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए उसको की जाएगी। जैसे कोपिंग मेथड हो गया, न्यूट्रिशन उसका देखना, उसकी रेगुलर एक्टिविटियाँ जो है उनको वो करवाना, डेली करवाना, बार बार करवाना, ताकि वो रिकॉल हो उसको। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की जाएगी, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना उसको कराया जाए। फैमिली वालों को, मेंबर को बताना कि ये कोई छुआछूत की बीमारी तो है नहीं, तो आपको उसकी सपोर्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ भूल जाता है तो आप उससे लड़ाई करने लग जाए। एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करना होता है, उसकी एक्टिविटी देखना, अगर कुछ अच्छा कर दे तो उसको प्रोत्साहन देना। डेंजर चीज़ें होती हैं उनसे उसको बचाना, बताना कि ये चीज़ डेंजर है। तो ये है हेल्थ एजुकेशन। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था वेस्कुलर डायमेंशिया पर एनसीपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं, आप हैं मेडिकली ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।